और बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश कर रहे थे। रिफॉर्म्स की यानी इस्लाहात के लफ्ज़ की बहुत गूंज रही है इस बजट में। ये तकरीर जो पेश की गई है 2025-26 पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात, महसूलात में इजाफा, अखराजात में तवाज़ुन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम निकात का अहाता करती है। हुकूमत का मकसद मालियाती इस्तेहकाम है, जिसके लिए मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है। बजट खसारा GDP का 6.9% और बुनियादी खसारा 0.4% मुकर्रर किया गया है। कुल अखराजात का तखमीना 31.2 खरब रुपए है, जबकि महसूलात 29.2 खरब रुपए तक मुतवक्के हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4.7 खरब रुपए रखा गया है। विफाक के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1.5 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि FBR रिफॉर्म्स के जरिए महसूलात में बेहतरी का हदफ भी है, जिसके तहत टैक्स टू GDP रेशो 10% है, जिसे बढ़ाकर 14% तक करने का मंसूबा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसा कि E-इनवॉइसिंग, फेसलेस ऑडिट, ऑटोमेटेड सिस्टम और AI पर मबनी ऑडिट सिलेक्शन सिस्टम भी नाफिज किया जा रहा है। तवानाई के शोबे में हुकूमत ने 3000 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे की अदायगियों की हिकमत अमली भी बना ली है। 80 मनसूबे नजरसानी के मराहिल में हैं, जबकि 50 IPPs के मुआहदे तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी इदारों को नीलाम करने और निजी शोबे को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। PIA और डिस्को समेत कई इदारों की फ़रोख्त या फिर प्राइवेटाइजेशन ज़ेर गौर है। पेंशन रिफॉर्म्स के जरिए हुकूमत ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाई है, ताकि मुस्तक़बिल में अखराजात कम किए जा सकें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई का तखमीना 10% लगाया गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP का बजट बढ़ाकर 550 अरब रुपए कर दिया गया है। पिछले साल के 450 अरब रुपए से 100 अरब रुपए ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए IMF के साथ $1.4 अरब के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत मौसमियाती खतरात से बचाव पर भी काम शुरू है। कर्जों की मैनेजमेंट के लिए हुकूमत डेट बाय बैक प्रोग्राम मुतारिफ करवा रही है, जिसके तहत 850 अरब रुपए के कर्जे रीफाइनेंस किए जाएंगे और कर्ज की मियाद में इजाफा किया जाएगा, ताकि अदायगी का दबाव कम हो। ये बजट मुल्क को मालियाती खुदमुख्तारी, तरक्की और आलमी एतमाद की बहाली की राह पर गामजन करने की एक कोशिश है, जिसमें पायदार तरक्की, शफाफियत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अहम सुतून करार दिया गया है। ये बजट तकरीर कह रही है, क्या वाकई सब कुछ ऐसा है? क्या अहदाफ जेन्युइन रखे गए हैं? क्या एक तसलसल नजर आएगा और जो अचीव करने की बातें की जा रही हैं वो हमें हासिल हो पाएंगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार हमारे साथ हैं। बजट तकरीर सुनने के बाद हमने एक सवाल इस पर रखा है, वही सवाल आप सब सुनने वालों के लिए भी और अपने पैनल के लिए भी। IMF की शराइत पर तैयार किया गया बजट माशी इस्लाहात सिर्फ आदादो शुमार का खेल नहीं, मुसलसल मेहनत का तकाजा, ये वजीर खजाना कह रहे हैं। क्या बजट 2025-26 माशी इस्लाहात का आगाज या फिर पुराना खेल ही साबित होगा? ज़ैगम खान साहब, रिफॉर्म्स की बड़ी गूंज रही, हर बात के साथ रिफॉर्म्स का लफ्ज है इस बजट के 53 सफ़हात के अंदर। आपको लगता है कुछ नया है, कोई नया सिस्टम है टैक्स इकट्ठा करने से लेके लोगों को फैसिलिटेट करने तक के लिए? देखिए, जिस दिन बजट सुनते हैं आप, उस दिन तो लगता है कि बस कमाल ही हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मैं आपको दो छोटी सी मिसालें देता हूँ बजट की तकरीर कैसे होती है उसका फ्लेवर देने के लिए। देखिए, उन्होंने रेकोडेक पर बात की। उन्होंने कहा यह हमारा असासा है, इसे मुफीद बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं, $75 बिलियन का कैश फ्लो होगा, 41,500 मुलाजमतें मिलेंगी, इतना टैक्स मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जनाब, इसका अगले माली साल से क्या ताल्लुक है? अगले माली साल में तो इससे $1 भी नहीं आने वाला। और ये आप 5 साल मनसूबा तो नहीं, आप तो अगले साल का बजट पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक और आपको मिसाल देता हूँ। ज़रई शोबा जो रगड़ा हुआ है, जिसकी हालत हम पहली बात कर रहे हैं कि आधे फीसद बढ़ा है और जो क्रॉप्स वो -13% बढ़ी हैं। ज़रई शोबे का पैराग्राफ जरा सुन लीजिए, अगर आपने पहले भी सुना होगा। जी। ज़रई शोबा न सिर्फ हमारी कौमी मईशत में नुमाया हैसियत रखता है, बल्कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मर्र क़ुव्वत किरदार करार देता है। फसलें अच्छी होती हैं तो हमारी मजमूई मुल्की पैदावार में नुमाया इजाफा होता है, और जब ज़रई पैदावार कम हो तो मईशत जमूद का शिकार होती है। ज़रई शोबा हमारे कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम है। अगर आपने 10वीं का इम्तिहान देना होता तो मुताले पाकिस्तान के लिए एक पूरा पैराग्राफ मौजूद है। और इस पर इफेक्टिव बात क्या है? वज़ीर आज़म की कोशिश रही है कि ज़रई शोबे को हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया जाए। कैसे बनेगा जी? कैसे? वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस साल खाद और कीड़े मार अद्वियात पर मजीद टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। मुबारक हो। दैट्स ऑल। आप नोट कर रहे हैं।
जी, दैट्स ऑल। ये ज़राई शोबा था ही आपकी मईशत का जो तबाह हो रहा है, करोड़ों लोग तबाह हो रहे हैं। उसके बारे में इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इस साल खाद और कीड़े और जहां मार पर -13% आम मजीद फसलें टैक्स नीचे में और अगले साल की ग्रोथ दिखा रहे हैं 6 से 7% जाएगी। क्या बात है इसकी? पांच फसलें नाकाम हुई हैं, पांच फसलें नाकाम हुई हैं। ये अब जी, तो ये तो आप देखिए कि किस तरीके की बात होती है कि असल में सिंक इन होने में, असल मामला समझ आने में तो थोड़ा दिन लगेंगे हमें। लेकिन अभी जो उन्होंने बात की है, स्टेबलाइजेशन के एतबार से पूरी तवज्जो उसके ऊपर है, नए पैसे भी वसूल करने हैं, पेट्रोल पर कार्बन लेवी भी लग गई है। अब आपको 1 लीटर पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी देनी होगी और अगले साल से ये 5% हो जाएगी। बहुत से ऐसे इकदाम हैं डिजिटाइजेशन के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, बहुत सी बातें हैं जो हम ठीक है। आते हैं जरा बाकी लोगों का भी इसके ऊपर एनालिसिस ले, क्योंकि इफ्तिखार साहब जब ये चल रहा था, एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को 300 रुपया ऑलमोस्ट महीने का देना पड़ेगा इजाफी, मतलब 10% बढ़ाया है उन्होंने तनख्वाह को। अदर देन दी टैक्स, अगर उसने कोई और टैक्स देना है, जीएसटी देनी है, फलाना देना है, ये 300 रुपया तो हर महीने उसको पल्ले से देना पड़ेगा। तो अगर इसको 12 से ज़रब दें 3000 रुपये पे, तो ये टैक्स सीधे साधा ये कभी रिकवरी होगी। यानी ये अजीब खेल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कम से कम 3-4 दिन लगेंगे हमें समझने में कि खेल है क्या। मसलन शुगर पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो आप वो खाओगे ना आइसक्रीम पे टैक्स है। आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन आइटम्स और बेकरी आइटम्स पे भी टैक्स बढ़ गया है। उन पे टैक्स है। मतलब जो लोग कारोबार कर रहे थे और आपके घरों में चीजें पहुंचा रहे थे, वो पता नहीं क्या। इफ्तिखार साहब, ये बजट सुनते हुए आप इतने एक्सप्रेशन दे रहे थे, मायूस बैठे थे। ज़ैगम साहब की तकरीर के बाद अब एकदम चार्ज हो गए हैं। नहीं, मैं तो ज़ैगम साहब के साथ हूँ। ये तो अशराफिया का है, ये तो खेल है। मैं क्या, इस सवाल का कोई जवाब दे कि जो इन्होंने कहा है कि हम वो लोग जो घरों में बैठ के चीज़ें बनाते हैं और डिलीवर करते हैं आपके घरों के अंदर, उन पे हम इतने फीसद टैक्स बढ़ा रहे हैं। बाहर से जो डिलीवर कर रहे हैं उस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, बाहर पाकिस्तान से बाहर से आप डिजिटल स्पेस के थ्रू यहाँ पर एक तरफ आप डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप तरक्की की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप दुनिया के साथ रहना चाह रहे हैं। अल्लाह जाने फिर आपका सच क्या है, झूठ क्या है। मेरी समझ में तो आपको बजट समझ में आया है, आप मायूस हैं, क्या है? मैं मायूस इसलिए हूँ कि मेरे काश्तकार के लिए कुछ नहीं कहा गया। फिर 5 फसलें, मेरी बात सुनो एंकर साहबा, मेरी 5 फसलें तबाह हो गई हैं, मेरे बारे में कोई बात नहीं की गई। ना मुझे गारंटी दी गई है कि अगर मेरी फसलें तबाह हुई हैं तो मुझे कोई मदद मिलेगी। कोई मदद का ऐलान नहीं किया गया। इफ्तिखार साहब, तबाह की गई हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। भुगत रहे हैं। और सुनो, इकोनॉमी का 24% कैसे तबाह किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक और कहानी शुरू हो गई है कि माहौलियात के लिए इतने खरबों रुपया। और भाई मुझे ये बताओ, मेरी 5 फसलें जब खराब हुई, तबाह हुई, तो कौन सी एक ऐसी बारिशें होगी जिन्होंने मेरी फसलों को तबाह कर दिया? कौन सा ऐसा टेम्परेचर राइज हो गया कि मेरा जो सीड है वो फूट नहीं पड़ा सही वक्त के ऊपर? ठीक है, क्या ड्रामा है? ये सच बोलो कि तुम लोग अशराफिया के लिए हो, उनके लिए बना रहे हो रस्ते। मसलन ये जो सोलर है, जिन लोगों ने सोलर खरीद लिया सो खरीद लिया, और अब जो उसका रेट है आपके सामने 18% उसके ऊपर 18% इंपोर्ट पर उसकी लगा दी गई। शहजाद चौधरी साहब, तनख्वाह में 10% तक का इजाफा दिया गया है, क्या खुशखबरी कहा जाए? टैक्स को किसी हद तक कम किया गया है, क्या बेहतर खबर कहा जाए? मगर साथ ही साथ जिस तरह के टैक्स में इजाफा है, जैसे कार्बन लेवी की बात कर रहे हैं कि वो बढ़ाई जाएगी, और बहुत सी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं वहाँ पर जो है, आपको लगता है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है और सस्टेनेबल है, या फिर बोझ वहीं का वहीं रहेगा, बस इस हाथ ले इस हाथ दे वाला हिसाब बनेगा? देखिए, अंग्रेजी का क्या है, बात कहते हैं अंग्रेजी के अंदर रॉब पीटर टू पे पॉल। ये वाला जो बजट है, ये रॉब पॉल टू पे पीटर है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीटर को करें और पॉल को पे करें, या पॉल से चोरी करें और पीटर को पे करें। तो इस हाथ से इस हाथ से उस हाथ, इस हाथ से उस हाथ। ये हमारे तमाम बजट्स का यही हाल होता है, सिर्फ इस बजट की बात नहीं है। लेकिन मुझे जो मतलब, मैं तो एक तो जाहिर है कि इफ्तिखार साहब और ज़ैगम साहब माशाल्लाह इतने काबिल हमारे साथी, जिन्होंने इस तकरीर के शोर के अंदर से कुछ चीजें ऐसी निकालनी जो कि कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई। मुझे किस चीज का अफसोस है? मुझे अफसोस है कि मेरी ऑपोजिशन ने
मेरी ऑपोजिशन ने आज बिल्कुल एक लफ्ज नहीं सुना। अब ये जो पार्लियामेंट की जो ऑपोजिशन है, ये अगर एक लफ्ज भी नहीं सुनेगी और ना हमें सुनने देगी, हम तो खैर इस काबिल ही नहीं है कि हम उसको समझ पाए इस तरह के बजट्स को। ये तो अगले 3-4 दिनों में कुछ लोग लिखेंगे समझदार अखबारों के अंदर, तो हमारी समझ में आएगा। लेकिन वो लोग जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर अपनी कटौती की तहरीकें देनी है, उन्होंने अपनी तकरीरें करनी है, उन्होंने पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना है, उन्होंने गवर्नमेंट का जो तरीकाकार है उसको देख, उन्होंने एक लफ्ज नहीं सुना जिसके अंदर। अब मुझे बताइए कि जिस पार्लियामेंट ने मनी बिल पास करना है, और जो कि एक किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, वो ऑपोजिशन अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकती है कि वो अपना रोल सही अदा कर रही है? क्या हमारी पार्लियामेंट किसी ऑपोजिशन के बावजूद ही इस मनी बिल को पास कर देगी? और अगर कर देगी तो फिर इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने बोला, शायद आज अगर आप पता करें तो मेरे वजीर फाइनेंस को भी नहीं पता होगा। देखिए, मैं हूं स्ट्रैटेजी का आदमी, मेरे नजदीक 3-4 चीजें बड़ी अहम होती हैं। विजन क्या है, उस विजन को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी को हासिल करने के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है, और पॉलिसी की फिर इंप्लीमेंटेशन क्या, और अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये 5 कदम हैं, 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने हर लेवल पे देखने होते हैं। मुझे बताइए, जो मैं आज ढूंढ रहा था वजीर खजाना की तकरीर के अंदर, कि मुझे किसी शोबे के अंदर बता दें कि इकोनॉमी को वो अगले, जो कह रहे हैं तो कहते हैं 4.75% पे मैं ले आऊंगा, लेकिन 5% पे लाने के लिए कौन कौन से शोबों को तरक्की देंगे, और उनको तरक्की देने के लिए क्या क्या करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ महसूलात और अखराजात का बैलेंस कर रहे हैं ना, इधर से उठाया उधर के लिए बांट दिया, उधर से उठाया उधर बांट दिया। तो ये 7-10% की बात नहीं है। उन्होंने ये डिटरमिन करना है, उनको ये पता करना है कि हमारी इकोनॉमी अगले 5 साल 10 साल के अंदर क्या शक्ल इख्तियार करेगी। तो अग्री मैं करता हूँ ज़ैगम साहब की बात को कि ये 5 ईयर प्लान नहीं है, लेकिन खुद वजीर खजाना साहब की तकरीर से पहले, यानी 2-4 दिन पहले, उन्होंने फरमाया था कि हर बजट स्पीच के अंदर एक सिमत भी मुतय्यन कर दी जाती है। तो सिमत क्या है जो कि मुझे आज नजर आनी चाहिए थी, कि मुझे नजर नहीं आ रही। शायद शोर इतना था कि मैं उनकी बात समझ नहीं पाया, हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में समझ आ जाए। लेकिन जिस किस्म की तकरीर थी, मोटी तकरीर, लफाजी होती है, बहुत सारी चीजों को जमा करके जोर जोर से बोलना, खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बेशक जाके सेक्रेटरी फाइनेंस उसको शायद किसी तरीके से कुछ कर देगा, कुछ पॉलिसियां बन जाएंगी, अप्रूव हो जाएंगी, लेकिन लोगों की समझ के लिए फिर आपने कहा 10%, 188% वज़रा और सेनेटर्स और बाकी सारे 188% बजट से पहले, और अभी 10% सिर्फ आपने उनका तो कर दिया। मुझे बताइए, अवाम की कितनी तनख्वाह बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो जो अवाम है उसको कहां से फायदा मिलेगा? यही 10% फायदा अवाम को भी मिलना चाहिए था। ये नहीं कि आप ड्यूटियां लगा लगा के अवाम का तो और कचूमर निकाल लें, खून नचोड़ लें, लेकिन इधर 10% बढ़ा के या 188% बढ़ा के अशराफिया को आपने खुश कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ मिसिंग था। वजीर खजाना से बहुत बेहतर तवक्को है, क्योंकि वो बहुत काबिल आदमी है। जरा अपनी स्पीच को रीओरिएंट करें एक पॉलिसी के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो ये नहीं कर पाए, मक्खी पे मक्खी मारी, पिछले साल की तकरीर उठाई, उसी की कहानी बना के नए फिगर्स के साथ हमें पेश कर दिया। शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि हम रोजवेल्ट होटल बेचेंगे, पीआईए बेचेंगे, तो कई सालों से कह रहे हैं सब, पिछले 25-30 साल से कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग की बात की, इतनी प्यारी प्यारी तो बातें की उन्होंने। यही तो मैं कह रहे हैं, पुरानी बातें मक्खी पे मक्खी मारने। ज़ैगम साहब, ये इसके अंदर बहुत ही रिफॉर्म्स का लफ्ज, अगर ये बजट की कॉपी आपकी नजर से भी गुजरी और बहुत सी बातें गई, पर ये वही बात जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, पिछले सालों में भी हमने देखा कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, राइट साइजिंग की तरफ जाएंगे, अभी तक तो हमें नतीजा सिफर नजर। तो आपके ख्याल में ये जो एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है, क्या हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं ई टेक्नोलॉजी के जरिए से, और पता नहीं कौन कौन से पोर्टफोलियोज बनेंगे, टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने जा रहे हैं, ये सब कुछ कहना आसान है या वाकई उस प्रोसीजर के अंदर घुस गई है हुकूमत कि इसने अब इस तरीके से डिजिटाइज करके पूरी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है? आयशा, ये बताइए, जो ताजरों से टैक्स वसूल करने के लिए स्पेशल ऐप बनाया गया था, जो डिजिटाइजेशन ही थी ना, फेलियर ही था। डिजिटाइजेशन और क्या होती है? यही होती है ना कि स्पेशल ऐप बनाया, उस ऐप के जरिए आप रजिस्टर करें, हमें 40 अरब रुपए दिए, और उन्होंने 30 लाख रुपए दिए जवाब में। मसला ये नहीं है कि डिजिटाइजेशन हो या ना हो, मसला ये है कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। टूल्स बनाने की बात नहीं है, टूल्स को इस्तेमाल करने की बात है। जब टूल्स नहीं थे, जब डिजिटाइजेशन नहीं हुई थी, तो जिन मुल्कों ने टैक्स इकट्ठा करना था, क्या वो इकट्ठा नहीं कर रहे थे?
वो इंतजार कर रहे थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में आएगी तो हम टैक्स सर जैगम साहब, तो फिर वो इकोसिस्टम ही मौजूद नहीं है ना, जो कल भी वजीर खजाना ने कहा कि हम जो नौकरियां हुकूमत नहीं देगी, हम इकोसिस्टम देंगे। मतलब आप तो ट्रस्ट ही डेवलप नहीं कर सके कि आपके लोग आपको टैक्स दें, लोग टैक्स देंगे, सिस्टम चलेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो वो तो सारा इस फोकस से जो शहजाद साहब कह रहे हैं वो सारा फोकस ही आउट है। वो चीजें तो है ही नहीं कहीं इस बजट के अंदर कि लोगों का ट्रस्ट बने कि हम देंगे टैक्स। जैगम साहब मुझे एक बताइए, ट्रस्ट से जैगम साहब एक सेकंड, आप क्योंकि हम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपको कहीं नजर आया कि हम क्या बाहर बेचेंगे और क्या पैसा कमाएंगे, कहीं कोई चीज नजर आई आपको? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इफ्तिखार साहब। तो सबसे बड़ा मसला है हमारे ट्रेड का और ट्रेड डेफिसिट का। उस पे उन्होंने थोड़ी सी बात तो की, लेकिन जिस तरीके से बात करने की जरूरत थी, जिस तरह एक लंबी पॉलिसी की जरूरत थी, वो नहीं की। अच्छा आयशा, ट्रस्ट की सिर्फ बात नहीं है, बिल्कुल टैक्स देने वाले को ट्रस्ट नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ टैक्स लेने की नीयत नहीं है कि ये आ भी जाता है, जाहिर भी हो जाता है, नोटिस भी आ जाता है, टैक्स वसूल नहीं होता। मसला है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, मसला है विल का, मसला है अशराफिया के अपने मफादात का, जिसकी वजह से जो तगड़े सेक्टर हैं, वो सेक्टर जो हुक्मरानों से, जो अशराफिया से जुड़े हुए हैं, या बरह रास्त वो उनके मालिक हैं, या उनके वो इन्वेस्टर हैं, या उनके वो मेन सपोर्टर हैं, उनसे टैक्स लेने की नीयत ही नहीं है। और हर साल हम यही देखते हैं, हमें बताया जाता है कि टैक्स का नेट जो है वो वसी किया जाएगा, लेकिन फिर एंड में ये होता है कि या इनडायरेक्ट टैक्सेशन की भरमार होती है, या फिर जो पहले से टैक्स दे रहे होते हैं उन्हीं को ही मजीद रगड़ा जाता है। तो अब भी देख रहे हैं कि कितने इनडायरेक्ट। जैगम साहब सॉरी, आपकी एक बात मान ली और बड़े धड़ल्ले से मान ली। वो सिगरेटों वाली बात जो आप करते थे ना, इतने महीनों से मैं रोज बताते थे, वो मान ली गई आज। चले जी, मुबारक हो। अब ये देखना है। मैं सिर्फ सॉरी, आप जैगम साहब बात कर लें, फिर उसके बाद मैं बात कर नहीं सर आप बात कीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपके अपने पड़ोसी मुल्क से। स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि पूरे निजाम को बनाए, ये नहीं बिगाड़ के ना रखे, बना के रख दे, जैसे डिसरप्शन कॉज करती है। ये तो वही है ना, बिजनेस एज यूजुअल, जो उन्होंने बोला, जैसे आज चल रही है इकोनॉमी, ऐसे इसका मतलब कल भी चलेगी या 1 जुलाई को चलेगी। तो इसका मतलब कोई फर्क खास आपकी तकरीर का या आपकी सोच का या आपके अंदाज का नहीं पड़ा। क्या हुआ पड़ोसी मुल्क में, उन्होंने कहा एक दिन उसमें तकरीर में कहा 5,000 या उनका जो भी नोट था डिमोनेटाइज। उसने हिला के रख दिया, उस चीज ने हिला के रख दिया। लोगों ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो मोदी गया, इसने ऐसा काम कर दिया, लोग बड़े नाराज रहे। फिर उसने तरीका दिया कि डिमोनेटाइज करने के बाद इसको हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, मैं कैसे तुम लोगों को मौका दूंगा, कैसे हम दोबारा से इकोनॉमी को अपनी लाइन पे लेके आएंगे। फिर उसने कहा बैंकिंग, अब चूंकि सारे के सारे पैसे खत्म हो गए, डिमोनेटाइज हो गया, जो बाकी हैं आके एक्सचेंज कर लो, इतना पीरियड है। इसके बाद साथ साथ बैंकिंग अपने अकाउंट्स खोलना शुरू करो। हर अकाउंट वाले को बोला, जो भी किसी हर बैंक को बोला कि जो भी आदमी आता है जिस किस्म का है बैंक अकाउंट खोलेगा, तमाम ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ करेंगे। इनको कार्ड दे दो, जो कि ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टाइप चीज होती है। तो देखिए ये है तरीका डिजिटाइज करने का। उसने एक ऐसा अमल किया जिससे उसकी इकोनॉमी, उसके बाद उसने एक जंप लिया है अपनी इकोनॉमी के अंदर, कहां से कितना मल्टीप्लाई करके कहां से कहां चला गया। पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, हो सकता है 6 महीने से, हम एक इश्तेहार देख रहे हैं अखबार के अंदर कि जो इलीगल तंबाकू की जो सनत है, सिगरेट्स की जो सनत है, हमें 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 1-2 हैं और बाकी जो है वो 2 टैक्स देती हैं, और बहुत सारी बाकी का नहीं, शायद 40 हैं या 50 हैं या 100 हैं, नहीं देते। 400 अरब का। मुझे आज के इसके अंदर उस टोबैको का मुझे कोई हल नजर नहीं आया कि इन्होंने पॉलिसी के तौर पर उसको रिकवर कैसे किया। इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन के लिए 800 अरब का हमारा लीकेजेस हो रही हैं हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर। इन्होंने ना पैसे दिए, उनको कहा कि हमने ये अगले साल के लिए भी ले लो और इसको चला के दिखाओ। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई अपने जो लेवल्स हैं, जो तरीके हैं, उन्हीं को तब्दील कर लो ताकि आसानी क्रिएट हो जाए। वो भी नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा हम लीकेजेस बंद करेंगे, उसके बाद फिर हम रिपेयर करेंगे, उसके बाद बिल्ड करेंगे। ये 3 उन्होंने मराहिल बताए। आगे जो कल की जो थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर ना तो मुझे लीकेज कहीं कब बंद होती नजर आ रही है, ना वो रिपेयरिंग का प्रोसेस नजर आता है। रीबिल्डिंग तो बात की बात है, कब आएगी और कब होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो खुद कहते हैं वो कर नहीं पाते, और क्या उसकी वजह यह है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनका काम सिर्फ आके तकरीर करना है
बाकी और दफ्तर हैं जो फैसला करते हैं कि अच्छा किस तरीके से इकोनॉमी बनेगी और इस इकोनॉमी को कैसे लेके चलना है। ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम, देखिए आप कहते हो ये आप जौहरी मुल्क है, आप एक ऐसी मुल्क है जिसने इंडिया को मात दी 4 दिन की 5 दिन की जंग के अंदर। आप इस स्ट्रेंथ के साथ जो आपकी माशी हालत है, इस तरह की इकोनॉमी के साथ आप क्लेम कर सकते हैं कि आप एक बराबर की ताकत है उसके साथ? मैं तो नहीं समझता। तो ये कमजोरियां हैं जिनको दूर करना पड़ेगा इससे पहले कि हम एक्चुअली उस तरह का शोर होगा में चाहे या वो क्लेम करें या वो फख्र का इजहार करें जो कि हम करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। बेशक उसमें हमारी अपनी हैं वजूहात, लेकिन ये जो चीज़ है, जो इकोनॉमी जो कि सस्टेन करती है, ये नहीं होगी तो फिर हम किस काबिल हैं, हम किस तरह मुंह दिखाने के काबिल हैं? साहब संजीदगी से अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है, जो शहजाद साहब भी सवाल उठा रहे हैं। अब आज की तकरीर देखी जाए तो उसमें इस्लाहात की बात है, महसूलात में इजाफे की बात की गई है, अखराजात में तवाज़ुन और फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़, ये बड़े अहम निकात हैं जो उसमें सामने रखे गए हैं। तकरीर में कहा गया है कि कानून की पाबंदी करने वाले अफराद हो या कंपनियां हो, उनको सहूलियात दी जाएंगी, टैक्स चोरी करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। अब ये एक वो अहम नुक्ता है जो मैं पहले भी ऊपर बात कर रही थी, क्योंकि जब आपको सिस्टम ही नहीं दे पाते हैं, लोग उस सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते, वो सिस्टम ग्रो नहीं करता, तो फिर बाकी पूरा निज़ाम नहीं चल सकता है। फिर हर कोई अपने चोर दरवाजे बनाता है और उनके जरिए रहता है। अब जिस तरह के टैक्सेस इस वक्त सुनाई दे रहे हैं या आज इसमें लगाए गए हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जब हम एक मौसर निज़ाम देने जा रहे हैं, एक साइकिल बनाएंगे, हर बंदे को सिस्टम के अंदर आना है। अब ये समझ से बाहर है, ये कैसे होगा? क्या एकदम सडनली सब हो जाएगा? तकरीरें तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। आप बार बार ये कह देते हैं कि वो नहीं चाहते। सर वो तो चंद लोग हैं, ये मुल्क का निज़ाम है, रियासत का निज़ाम है, ये चंद 100 लोगों के पास कैसे इस तरह रह सकता है कि वो इसको अपने पास रखें और मुल्क जहां मर्जी जाए? आयशा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और बहुत ही अच्छी बात कह रही हैं। देखें, अगर आप आज कंपनी अपने रजिस्टर करवाना चाहें तो SCCP आपको 1 दिन में आपकी कंपनी रजिस्टर करके देता है, लेकिन पाकिस्तान की आधी मईशत उसके बावजूद इनफॉर्मल है, रजिस्टर्ड नहीं है। आधी इकानमी, जितना GDP इधर है उतना उधर है। वो क्यों शामिल नहीं हो रहे? आखिर क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे? क्यों? इसमें एक तो बिल्कुल इस वजह से कि उनके पास एक चोर दरवाजा है, रास्ता है कि वो टैक्स अदा ना करें। एक तो ये बात है, लेकिन सब लोग तो इस तरह नहीं है। दूसरा मसला ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे आता है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसमें खास तौर पर मैन्युफैक्चरर को, जिसने कुछ बनाकर बेचना है, उसको चोर समझा जाता है। उसको इतनी चीजें कंप्लायंस के लिए बताई जाती हैं, दर्जनों, ये भी करो, ये भी करो, ये मंजूरी करो, ये मंजूरी करो, ये मंजूरी करो, तब जाके तुम्हारी जो एक इंडस्ट्री है वो रेगुलेट। यही मेरा सवाल है, क्योंकि हमें इदारे, हमें विजारतें पिछले 2 साल से यही बता रहे हैं कि हम निज़ाम को सहूलत में ला रहे हैं, टैक्स कलेक्शन, टैक्स फॉर्म जमा कराना हम आसान कर रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशन को सूबाई हुकूमतें कह रही हैं हम इनकरेज कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद क्या ये सब लफाजी है? ये बजट तकरीरों में सर लोग एतबार नहीं ना करे। देखिए आपने जो टैक्स लिया है वो आपने परसेंटेज बढ़ाकर लिया है, अपने टैक्स बेस को बढ़ाकर नहीं लिया है। आज भी 35-36 लाख 25 करोड़ के मुल्क में लोग टैक्स दे रहे हैं। वो और टैक्स आप कैसे ले रहे हैं ये आपको भी पता है, एट सोर्स कट जाता है बहुत से लोगों का, लाखों की तादाद में। सवाल यह है कि हम सिस्टम आज भी नहीं बना पाए, ना खड़ा कर पाए। तो जैगम साहब, इफ्तिखार साहब, शहजाद साहब, कोई भी जवाब दे। चोरी तो कोई सिखा रहा है इस सिस्टम के अंदर से ना, कि आप चोरी कर लो, आप कर सकते हो। और रस्सा बल्कि चोरी के ऐसे रास्ते दिखाए गए हैं आज के इस काम में। 4 दिन ज़रा ठहर जाओ और इसका पोस्टमार्टम हो लेने दो बजट स्पीच का, फिर आपको समझ आएगी कि खेल हुई क्या है। खेल बहुत बारीक है, बहुत बारीक। मेरा ख्याल है कि देखिए, जब डिजिटाइजेशन की बात हुई असेंबली के अंदर, वो हमारी जो वजीर हैं डिजिटाइजेशन की, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया, तो फिर उसके बाद खुद ही कहा वजीर खजाना ने कि हमारी अपनी जो मिनिस्ट्रीज हैं ये नहीं चाहती कि हम किसी भी तरीके से डिजिटाइज करें, यानी वो शफाफ होना ही नहीं चाहते। और आपको हैरानगी होगी, और ये भी राशिद लंगड़ियाल साहब ने इसका जिक्र किया या हमारे वजीर ने जिक्र कि हमारा FBR नहीं डिजिटाइज हो। क्या करें? सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम आता है वो कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर आता है इनकम टैक्स वालों, FBR के ऊपर। वो नहीं होने देते डिजिटाइज। अगर डिजिटाइज होने देंगे तो फिर उनका काम तो खत्म हो जाएगा, फिर कंप्यूटर टेक ओवर कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी। तो ये बातें तो हम हमेशा हर तकरीर में सुनते हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं, जो कि वरना उनकी तो ताकत खत्म हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि 1 ट्रिलियन 1 खरब
डॉलर इधर से उधर हो जाता है, रुपया इधर से उधर हो जाता है, लेकिन उसका क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते, हमारा एफबीआर जो है वो इतना लूज सिस्टम्स है कि उसके अंदर से पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता है, एक एक खरब के बराबर। ये कोई छोटी रकम थोड़ी है, 1000 अरब के बराबर बनता है वो। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो अपना निज़ाम है, जिसने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है, उसके अंदर ही इस किस्म के लोग हैं जो कि इसको, उस निज़ाम को, चोरी के निज़ाम को चलने देते हैं। स्मगलिंग क्यों बंद नहीं होती मुकम्मल तौर पे? सरदार साहब, क्या आप समझते हैं आज की जो स्पीच है इसमें स्मगलिंग को ख़त्म करने का कोई फार्मूला बताया गया? मेरा तो ख्याल है कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। यानी ड्यूटीज आप ये कैसे करते हैं, आपको ट्रांजिट जो ट्रेड है उसके ऊपर क्या आपने चेक्स लगाए हैं? यानी मैं इसलिए कहता हूं कि क्लैरिटी के साथ आप 10-15 शोबे लेते, उनके ऊपर बात करते जो कि सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल इंपैक्ट शो करता हमारी इकोनॉमी के अंदर। आप ये जो आपने कोई पूरा इकोनॉमी का पाकिस्तान के नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर चीज को छेड़ दिया है, और हर चीज पे 2-2 जुमले, 4-4 जुमले पैराग्राफ के एक बोल दिए हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलता। क्लैरिटी दो, खुद अपने दिमाग में भी रखो, लोगों को भी दो। 1 साल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं उसका हमें रास्ता बता दो, हमें यकीन आ जाएगा हमारी गवर्नमेंट इस काबिल है कि वो ये काम करके दिखाएगी, क्योंकि उनको खुद दिमाग में शफाफियत है कि हमने करना क्या है और किस तरीके से करना है। कुछ 2-4 मोटी मोटी बातें मुझे बताएं, आपको पेंशन मिलती है, आज की इस तकरीर ने आपको क्या समझाया है कि आपकी पेंशन के साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, मेरी पेंशन तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक रीजनेबल पेंशन है। मैं क्या समझता हूं उन लोगों की, हम तो बहुत कम है जो इस जुमरे में आते हैं, वो हमारे जो नीचे बेशुमार लोग 50-50, 55-55 साल के जो हमारे सिपाही, और फिर वो उस लेवल के जो लोग ऊपर आके फिर वो रिटायर हुए हैं, जिनकी औलादें शादियों के बिल्कुल बराबर पहुंची हुई हैं, बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। यानी मुझे नहीं समझ आती, आप अंदाजा लगाएं, आपने कहा कि पॉवर्टी जो है वो इस वक्त 44.6% हो चुकी है, या 44.7% हो गई है पाकिस्तान में। आपको पता है कितना? 72,000 अगर आपकी तनख्वाह महीने की हो 72,000, तो आप फिर उस जुमरे में शामिल नहीं होते, आप वो 55% में चले जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए हमारी, अब 72,000 रुपया जो महीने का है, क्या इसके अंदर ये सब कुछ हो सकता है जो मैंने जिक्र किया कि बेटियां आपकी शादी के काबिल हैं, बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं? पेंशन की तकलीफ वहां पे होती है। अब भले मुझे 2% दे दो, मुझे 1%, मुझे कुछ भी ना दो, लेकिन मेरे पैसे लेके उन लोगों को दो जिनके घरों के अंदर जरूरत है। मेरा ख्याल है ये जो इस किस्म की जो चीज है ये मुझे नजर नहीं आती, और इससे लोगों को तकलीफ ज्यादा पहुंचती। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, प्रैक्टिकलिटी जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं, जो इफ्तिखार साहब सवाल उठा रहे हैं, और जो हम जितनी गुफ्तगू हमने अब तक की, प्रैक्टिकलिटी का आंसर जो है वो इस पूरे के अंदर माइनस नज़र आता है कि आप ये स्ट्रेटेजी लेंगे या ये पॉलिसी होगी और स्टेप बाय स्टेप आप ये अचीव कर लेंगे। एक जनरलाइज से स्टेटमेंट है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे। नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद, गाड़ी खरीदने पर पाबंदी, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदी, शेयर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स में इजाफा, अच्छे इक़दाम है, किए जाने चाहिए। मगर प्रैक्टिकलिटी क्या है? क्या लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं? क्या लोग बैंक में पैसे रखवा रहे हैं? क्या आप अपनी इकोनॉमी को रजिस्टर कर पा रहे हैं? क्या ब्लैक इकोनॉमी कम हो रही है? इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्शन कहीं सही नहीं है, या फिर जो हम कह रहे हैं हम खुद उसको बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक मईशतदान एक प्लान बनाता है, ठीक है, उस प्लान में बहुत सी ऐसी बारीकियां, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे जवाब हैं जिसको एक मईशतदान समझ सकता है। लेकिन उस प्लान में वो कुछ वादा कर रहे हैं कि इसका यह नतीजा निकलेगा, वो तो हम सबके सामने होना चाहिए ना। वो नतीजा किधर है? अगर वो नतीजा नहीं निकला तो इसका मतलब है आपके प्लान मुकम्मल तौर पे गलत था, क्योंकि वो नतीजा निकलना चाहिए। अब हर साल हमारे सामने ये प्लान आते हैं, लेकिन नतीजा निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नतीजा क्या निकलता है? जो पहले से दे रहे हैं उनका रगड़ा। अब सिर्फ एक चीज देखिए, एक लिहाज से ये हुकूमत और इसके हरकारे कितने एफिशिएंट है। सबसे छोटा कारोबार पाकिस्तान में कौन सा है? रेहड़ी। रेहड़ी से छोटा कारोबार तो कोई नहीं है ना आयशा पाकिस्तान में। आप निकल कर पूछिए पूरे पाकिस्तान का हर शहर, हर कस्बे वाला, हर रेहड़ी वाला हर रोज अपने शहर की बल्दिया को भत्ता देता है। कोई बंदा आता है शाम को, दोपहर को उससे 300-400 डेली लेकर जाता है। आप देखिए कितनी मुस्सिर हुकूमत है कि जिसके कारिंदे इस काबिल हैं कि हर रोज की बुनियाद पर टैक्स वसूल कर सकते हैं। साल में नहीं, साल में 360 दफा इस हुकूमत के कारिंदों में टैक्स जमा करने की सलाहियत मौजूद है।
लेकिन अपने लिए। वो रेडियो से हर रोज टैक्स वसूल कर सकती हो जो हुकूमत, जिस हुकूमत के नुमाइंदे, क्या वो सुपर स्टोर से साल में एक दफा भी टैक्स नहीं ले सकते? ज़ैगम साहब, मेरे साथ ज़हन में रखिएगा यही गुफ्तगू करते हुए कि हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन को एक बड़ी अचीवमेंट कहा है। क्या इसे एक बड़ी टैक्स अचीवमेंट कहा जाना चाहिए? क्या कोई सक्सेस है इस टैक्स अचीवमेंट के पीछे? नहीं, मुझे क्या उसको भी भत्ता ही कहा जाए फिर अगर ये हालात है? मुझे बताओ, ज़ैगम साहब की इस बात के बाद ये सवाल करना ही मैं समझता हूँ गलत है। ज़ैगम साहब ने कहा कि ये अगर रेडी वाले से 200 रुपये दिहाड़ी इकट्ठी कर सकते हैं सारे मुल्क भर में, ये इन्हीं के नुमाइंदे ना, वो रजिस्टर्ड में नहीं है ना इफ्तिखार साहब, आपकी वो आय नहीं ना कहीं भी। हम ये देखें, शहजाद साहब ने क्या कहा, एक सेकंड, शहजाद साहब ने कहा, उस आदमी ने कहा कि जी बड़ा नोट बंद कर दो, बड़ा नोट बंद कर दिया गया। जब बड़ा नोट बंद किया गया तो लोगों को फिर जाना पड़ा बैंकों में। बैंकों में जब हर आदमी गया जिसके पास भी बड़ा नोट था तो उसको कार्ड दे दिया गया। तो एक सिस्टम के जरिए उन सब को फाइलर बना दिया गया। यहाँ पे तो मजाक किया जा रहा है कि फाइलर बनाने के लिए कोई संजीदगी है ही नहीं। ठीक, पर रेडी वाला अगर 200 रुपया दिहाड़ी दे सकता है तो ये फाइलर बनाना को मुश्किल है। यही तो मुश्किल है। ज़ैगम साहब बात मुकम्मल कर लें क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया, अगर बात मुकम्मल करनी तो कर लें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। देखें, अब हुकूमत के ये कारिंदे, हुकूमत का निज़ाम अपने लिए तो काम करता है, मुल्क के लिए काम नहीं करता। अब आपका जो सवाल था कि टैक्स जो जमा किया है कितनी बड़ी कामयाबी है, तादाद में, कीमत में तो बहुत बड़ी कामयाबी है, 26% इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये इक्विटेबल है, क्या इसमें इक्विटी है, क्या आपने बेस बढ़ाई, जो नहीं दे रहे थे क्या आप वहां तक पहुंचे, या आपने? ठीक है ज़ैगम साहब, रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेनी है। पर ट्रांसमिशन ये जारी रहेगी बजट की, आप यहाँ पर तज्जिए और तबसरे जानते रहेंगे। हुकूमत की तरफ से बजट सामने रख दिया गया है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए।